हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ के राजा वामदेव, जो बहुत ही दयावान और कुशल राजा थे, उनके राज्य में कई छोटी छोटी रियासतें थी। इनमें से एक रियासत थी जिसका नाम था केशवपुर, जहाँ की न्याय अधिकारी श्रीमान नीलकंठ वह अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि उनके समान न्याय करने वाला न्याय अधिकारी आज तक पैदा नहीं हुआ। वे झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी आंखों से बच नहीं सकता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा वामदेव के मन में ख्याल आया कि खुद जाकर उस न्याय अधिकारी का परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने भेष बदल लिया और एक साधारण मनुष्य का भेष बनाकर केशवपुर रियासत पहुंच गए। राजा घोड़े पर सवार होकर कृष्णपुर रियासत में घूम रहे थे। नगर के मुख्य द्वार पर ही उसे एक आदमी दिखाई दिया, जो कि देखने में बहुत गरीब और भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने कुछ पैसे दे दिए। आदमी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ देंगे। राजा ने उस आदमी को घोड़े पर बैठा लिया। नगर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने उस आदमी से उतरने के लिए कहा। तब उस आदमी ने कहा कि तुम उतरो, यह घोड़ा मेरा है। देखते ही देखते वहां के लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो सिर्फ न्याय अधिकारी ही कर सकते हैं। राजा और भिखारी दोनों को न्याय अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया। उस समय कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। न्याय अधिकारी लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले न्याय अधिकारी ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों ने उस महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनी और कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो, कल आओ। इसके बाद न्याय अधिकारी के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। तेली वह आदमी था जो का व्यापार करता था। कसाई के कपड़ों पर खून के छिट्टे पड़े थे और तेली के हाथों में तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसे की एक थैली थी। दोनों कुछ पक्ष थैली को अपना अपना बता रहे थे। अधिकारी ने कुछ देर सोचा और कहा, पैसे की थाली आज यहीं छोड़ दो, तुम लोग कल आओ। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़ों को अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने कुछ देर तक सोचा और कहा, घोड़ा को यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ, कल आओ। न्याय अधिकारी के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों को बड़ा हुजूम जमा हो गया। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। न्याय अधिकारी ने लेखक से कहा, यह महिला आपकी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। उन्होंने कसाई को बुलाकर कहा, लो ये पैसे तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और किसान को बुलाया और पूछा, तुम इस 20 घोड़े में से अपने घोड़ों को पहचान पाओगे? राजा और भिखारी ने दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके न्याय अधिकारी दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने ही घोड़े को सही सही पहचान लिया। कुछ देर तक गहरे सोच विचार करने के बाद न्याय अधिकारी ने राजा को बुलाकर कहा, आप ये घोड़ा ले जा सकते हैं। साथ में भिखारी को 50 कोड़े मारने की भी सजा सुनाई।
जब न्याय अधिकारी घर जाने लगा तो राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर न्याय अधिकारी ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं? राजा ने कहा, जनाब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इन न्याय पर कैसे पहुँचे। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी आसान था। सुबह सुबह मैंने उस महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहाँ तक रही बात पैसे की थैली की, मैंने सोते वक्त उसको बर्तन के पानी में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी में जरूर कुछ तेल तैरता दिखाई देता। इससे मुझे पता लग गया कि वो पैसे तेली के नहीं बल्कि कसाई के थे। न्याय अधिकारी ने आगे कहा, घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान कराने के लिए नहीं ले गया था। असल बात यह थी कि मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, परंतु उस भिखारी को देखकर अपनी एक टांग ऊपर उठाए, जिससे मुझे घोड़े के सभी मालिक होंगे। फिर राजा ने न्याय अधिकारी से कहा, मैं इस राजा का राज्य हूँ। मैं आपके इंसाफ की बहुत ही तारीफ सुनी है। मैं उसी की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आया था। आप वाकई में एक काबिल न्यायाधीश है। आप मुझसे जो भी पुरस्कार मांगेंगे वह आपको मिलेगा। न्याय अधिकारी ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, और विनम्रता पूर्वक बोला, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। प्रतापगढ़ का राजा भानु प्रताप बहुत ही शांति प्रिय और प्रजापालक राजा था। उनका राजपाट बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा था। उनके राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का योगदान था वे थे उनके प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन। इंद्रसेन को राजा कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी, परंतु दुर्व्यवहार के कारण एक दिन अचानक प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन का मृत्यु हो गई। अब राजा भानु प्रताप के लिए बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वह चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थान को ग्रहण करे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक उपाय सूझी। राज्य भर में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति इस पहेली का सही उत्तर बताएगा उससे राजा 100 अफ्रिया इनाम में देंगे, परंतु प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। राजा की ये 3 पहेलियां थी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देती है? दूसरी थी, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी होती है? और तीसरी, सबसे चंचल क्या है? उसी राज्य में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम रेखा था। जब वे ये पहेलियां अपने पिताजी से सुनी तो अपने पिताजी से बोली, आप महाराज के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए ना। वे आदमी बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्कल और अमीर लोग पहेली बुझने आए हुए हैं, मैं उनके बीच कैसे जा सकता हूँ? वहाँ महाराज के पास पहुंचकर बड़े बड़े लोग आते हैं और महाराज इससे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो? तो वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपके पहेलियां बुझाने के लिए आए हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है, अगर तुम पहेलियां नहीं बुझ सके तो मैं तुम बुझ जावे तो तुम्हें 100 अफ्रिया इनाम में देंगे, और नहीं बुझ पाए तो 100 कौड़े मिलेंगे। फिर लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बुझते हैं, परंतु सब गलत बुझते थे। बेचारे सब 100 कौड़े खाकर आपस चले जाते हैं। बता बेटी, मेरा क्या हैसियत है कि मैं वहाँ जाऊँ? अगर गया भी और ना बुझ पाया तो मुझे 100 कौड़े पड़ेंगे, और मैं 100 कौड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी।
नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकता है। वे बोली, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं बताती हूँ इसका उत्तर। हमको सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती, जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज़्यादा मीठी है नींद, जिसके आगे कोई चीज़ प्यारी नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा चंचल है आँखें। आँखें बंद होती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, जब खुलती हो तो आसमान का तारा दिखाई देने लगता है। पिता ने डरते डरते महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियाँ पूछने आया हूँ। महाराज बोले, तो शर्त तुम्हें याद है ना? जी सरकार। तो महाराज बोले, अच्छा बता कि सबसे ताकत देने वाली चीज़ क्या है? धरती है सरकार, क्योंकि हम सबको खाना वहीं देती है। अच्छा, दूसरा है, सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? महाराज बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, बताओ सबसे दुनिया में मीठी चीज़ क्या है? आदमी बोला, नींद है। जब किसी को नींद आती है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। फिर महाराज बोले, अच्छा, सबसे ज़्यादा चंचल क्या है? महाराज, आँख। जब आँख बंद रहता है तो कुछ नहीं देख पाता है, जब खुलता है तो पूरा आसमान का तारा देख लेता है। तब महाराज बोले, पहेलियाँ तो पूछ ली, लेकिन यह तो बताओ तुमको किसने बताया, क्योंकि इन पहेलियों को तो तुम खुद पूछ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार ठीक कहते हैं, यह मेरी बेटी ने बताई है। तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, 1 दर्जन अंडे ले जाओ, अगले सुबह इसमें से मुझे चूजे निकले हुए देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहली क्या बुझाई, यह मुझे तो एक और मुसीबत में डाल दिए। पर मरता क्या न करता, उसे भी उठाया और अपनी बेटी की प्रशंसा करते हुए घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आए। उसे देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि उनको 100 कड़े नहीं लगे। तब संतोष की सांस ली और बोली, क्या हुआ पिताजी? ऐसा लगता है आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान था, बोला, बस बस रहने दो, महाराज तो अशर्फियाँ दी नहीं और अंडे थमा दिए मुझे। उन्होंने कहा है कि कल इनमें से चूजे निकाल कर कल सुबह उनको चाहिए। अब क्या होगा? और उसने महाराज के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। यह सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप चूजे का बिल्कुल चिंता ना करें, आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक लड़की के पिता तैयार होकर खाना खाने आए तब तक उसने सारे अंडे पका दिए। कुछ अंडे अपने खाए और कुछ अपने पिताजी को खिलाई। खाना खाकर उसके पिता को बाजार के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी इन भुट्टों को अभी अभी महाराज के पास ले जाइए और कहिए कि वे इनमें से दाने निकाले और बोए। कल तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजे कि सुबह सुबह उनको कुल अंडों से निकले हुए चूजों को खिला सकूं। उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिताजी बाजार में से भुट्टे लेकर महाराज के पास पहुंचा। महाराज कुछ दरबार में आया देख आश्चर्य में पड़ गया। महाराज ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी चूजा निकल आए? आदमी बोला, भुट्टा देते हुए कहा, सरकार मेरी बेटी ने यह भुट्टा भेजी है और कहा है इनमें से दाने निकाल कर बो दे और सुबह ताज़ा पैदा हुए मुलायम भुट्टों के दाने सुबह सुबह पैदा होने वाले चूजों को खाने के लिए तैयार रखें। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। ऐसा करो, तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए, ना तो कपड़ा भी पहने और कपड़ा भी पहने हो, किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, कोई सामान भेंट में न लाए और भेंट भी लाए। बेचारा पिता फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट आ गया। पिता को आते देख बेटी ने सारा काम छोड़कर भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी? महाराज ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी अब की बार तो महाराज के फंदे में फंस गई, इससे निकालना बड़ी मुश्किल है। बेटी की
भी थोड़ी चिंता हो गई और फिर बोली, क्या हुआ पिताजी, कुछ तो बताइए। तो सभी पिता ने उसे साफ साफ बता दिया। तो बेटी बोली, बस इतनी सी बात। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए खाना खा लीजिए। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दीजिए। पिताजी बाजार गए। उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए ड्रेस बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह ना तो कपड़ों की थी और ना ही बिना कपड़ों की थी। उसने उसे अपना बड़ा वाला कुर्ता लिया और उस पे बैठ गई। जिस तरह ना तो सवारी की थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट रहे थे। फिर उसे 2 चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन महाराज के घर चल दी। महाराज ने उसको आते देखा तो उस पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दिया तो महाराज के कुत्ते ने उसके पीछे बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ा। तब लड़की ने महाराज के घर में घुस गई। महाराज के सामने पहुंचकर कहा, महाराज ये रही आपकी भेंट, पकड़िए। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया फूट से उड़ गई और महाराज उनको दिखता रह गया। इस तरह वो भेंट लाई पर महाराज उसे ले ना सके। कपड़े भी पहनी थी और नाभि पहनी थी। इसके अलावा वो सवारी भी की थी और नाभि की थी, क्योंकि उसके पैर घिस रहे थे। यह सब देखकर महाराज जी बहुत खुश हुए और कहा, तुम बहुत होशियार हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की बोली, अगर आप चाहे तो। महाराज बोले, ठीक है, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन महाराज उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझन को उस लड़की के पास ले आते थे, चाहे महाराज घर में हो या न हो, क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से करती। सारे लोग उसके फैसले से बहुत संतुष्ट थे। एक बार 3 लोग मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास जग था। रास्ते में रात हुई तो वो तीनों महाराज के घर रुके और वहीं सो गए। सुबह उठकर देखा तो घोड़े वाली की घोड़ी ने बच्चा दे दिया था। घोड़ी वाला आदमी, यह बच्चा मेरा है, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसलिए यह बच्चा मेरा है। गाड़ी वाला आदमी बोला, झूठ बोल रहे, ये गाड़ी मैंने दिया इसलिए बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरे जग ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए महाराज के घर आए। महाराज दरबार में नहीं थे तो महारानी निकल के बाहर आई और उन लोगों से पूछा, क्या बात है? तीनों ने अपनी अपनी उलझन बताई। महाराज तो घर में नहीं थे, वे अनार से मछली पैदा करने गए हैं। यह सुनकर तीनों को बहुत ताज्जुब होती है। तीनों में से एक ने कहा, मैं तो मछली पैदा होते सुनी है मछली से, पर अनार से नहीं। इस पर महारानी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी से और जग से घोड़ा पैदा होते हुए नहीं देखा। यह बच्चा घोड़ी वाले का है, उसको दे दो और तुम सब जाओ। जब महाराज घर लौट आए तो वह सब सुना तो अपने पत्नी पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि कई बार कह चुके थे कि उसके मामले में दखल ना दिया करो। और फिर बोले, तुम मेरे बात नहीं मानती हो इसलिए तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जाते समय तुम अपनी पसंदीदा एक चीज़ ले जा सकती हो। पत्नी बोली, ठीक है, चलो जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ साथ खाना तो खा ले। दोनों ने शाम को साथ साथ खाना खाया और फिर महारानी गाड़ी वाले को बुलाकर उस गाड़ी को तैयार करने की कही। जब गाड़ी तैयार हुई तब उसने सोए हुए महाराज को गाड़ी में रखा और खुद ही उस पर बैठ गई। गाड़ी चलती हुई कुछ देर बाद
महाराज की नींद टूटी तो कहा, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रही हूँ। पत्नी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे घर जा रहे हैं। महाराज ने कहा, मैंने तो तुमको अकेले ही घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ क्या करूँ। पत्नी बोली, आपने ही तो कहा था कि अपनी पसंद की एक कोई चीज़ अपने साथ ले जा सकते हो। आप मेरे पति हैं और क्योंकि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। महाराज ने अपना सिर पीट लिया और साथ बोला कि चलो हम लोग दोनों साथ साथ और खुशी से रहेंगे।